हेलो फ्रेंड्स, झारखंड जीके उड़ान का ये सीरीज नंबर 4 है, जिसमें कि विभिन्न झारखंड की शासन व्यवस्थाओं पे हम लोग इससे पहले डिस्कस किए। तो आज है आपका अन्य जनजातीय शासन व्यवस्थाएं टॉपिक। तो टोटल झारखंड में कुल जनजातियां कितनी है? 32 जनजाति है टोटल, जिसमें से इससे पहले हम लोग 5 जनजाति जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिनकी शासन व्यवस्थाएं थी उनके बारे में डिस्कस किए। उनसे जो भी महत्वपूर्ण तत्व था उनको पढ़े देखे। और एक एक्स्ट्रा में था नागवंशी शासन व्यवस्था, जो कि किसी जनजाति से रिलेटेड नहीं था। और अभी जो है वो उसके अलावा जो बचे हुए 27 जनजाति है उसके बारे में चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है उनके बारे में। तो पहला जनजाति है लोहरा या लोहार। इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, कुछ खास नहीं थी, कुछ संगठित शासन व्यवस्था नहीं थी, नहीं है। परंतु अपनी जातिगत जो भी समस्याएं होती थी उनको सुलझाने के लिए वो आपस में एक जाति पंचायत होती थी उनकी भी, और अभी भी होती है। और दो गांव के बीच का यदि कोई विवाद है तो उसका निपटारा के लिए वो लोग मिल के एक अंतर ग्रामीण जो ग्रामीण लोग हैं वो लोग मिल के एक परिषद तैयार किए हैं, और उसी परिषद के द्वारा दो गांव के बीच का जो भी विवाद है उसका निपटारा किया जाता है। फिर अगला जनजाति है भूमिज जनजाति। इस जनजाति में क्या है कि जो जातीय पंचायत है उसका जो भी प्रधान होगा उसको, जो भी मुखिया होगा उसको प्रधान कहते हैं ये लोग। और ये भी कैसे होती है? वंशानुगत होती है। फिर इनमें क्या होता है, जो भी पिता की संपत्ति है उसका बंटवारा भाइयों में हो जाता है बराबर बराबर। लेकिन यदि परिवार में पुत्र नहीं है, यदि पुत्री है, बस बेटियां ही है, तो क्या होगा, उस सारा अधिकार अब किसको मिलेगा? पिता के संपत्ति का अधिकार उन बेटियों को मिल जाएगा। और इनमें क्या होता है, जो सेम गोत्र में विवाह की मान्यता नहीं होती है तो सगोत्री विवाह की मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर अगला जनजाति है महली जनजाति। इनकी भी जो शासन व्यवस्था है कुछ खास नहीं थी। इनमें क्या था कि परंतु प्रत्येक गांव स्तर पर एक, इनका भी जो भी गांव था, गांव के स्तर पर एक पंचायत का गठन किया जाता है, और इसी के माध्यम से जो भी आपसी विवाद है उसका समाधान किया जाता है। अपराधी जो भी रहेगा उसको या तो उसके अपराध के हिसाब से आर्थिक या शारीरिक दंड, दोनों ही प्रकार के दंड उपलब्ध हैं इनमें। और यदि कोई गंभीर अपराध का दोषी है तो उसे सामूहिक भोज देना पड़ता था, देना पड़ता है अभी भी, तो सामूहिक भोज देने की भी सजा इनमें है। फिर अगला जनजाति है माल पहाड़िया। तो इनमें क्या होता है कि जो भी ग्राम पंचायत है उसका जो भी प्रधान है उसको मांझी कहते हैं, और मांझी की सहायता के लिए दो लोग हैं, एक गोड़ायत है, दूसरा दीवान है। पंचायत जो भी फैसला लेगा वो सभी लोगों को मानना रहता है। जो भी निर्णय लिए हैं उसकी अवहेलना यदि कोई करता है तो उस व्यक्ति को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। फिर इसमें क्या, दो या दो से अधिक यदि गांव के बीच में कोई विवाद हुआ है तो उसके लिए एक अंतर ग्रामीण पंचायत होता है, और जिसका मुखिया सरदार कहलाता है। इसमें बिटलाहा जैसी कोई प्रावधान, सजा का कोई प्रावधान नहीं है। बिटलाहा में क्या होता था कि अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो माल पहाड़िया जो जनजाति हैं इनमें बिटलाहा जैसी कोई भी सजा नहीं है। सोरिया पहाड़िया में भी आपका माल पहाड़िया की जैसा ही है। इसमें भी जो ग्राम पंचायत का प्रधान है उसको मांझी ही बोलते हैं। उसमें जैसे कि मांझी के कार्यों के लिए दो जन था, एक था आपका गोड़ाई तो दूसरा दीवान। लेकिन इसमें क्या है, मांझी के कार्यों बस उसकी सहायता के लिए एक ही है, वो है गोड़ाइत। इसमें 15 से यदि 20 गांवों को मिला देंगे तो उसमें जो एक इंसान जो मेन रहेगा, जो कि अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करेगा, तो वो नायक के हाथ में रहता था। और 78 से 80 यदि गांव है तो उसमें एक सरदार होता है जो मेन रहता है। 15 से 20 गांव रहेगा तो मेन उसमें है नायक जो निर्णय लेगा, कोई भी मामला को निपटाने का जो भी निर्णय है वो नायक लेता है। उसी तरह से 78 से 80 गांव यदि है तो उसमें एक सरदार की व्यवस्था है। अगला जनजाति करमाली जनजाति, जो कि वंशानुगत है, और ये इसमें भी कोई व्यवस्थित मतलब अच्छे तरीके से चलाने वाला राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है इसमें भी। और जातीय पंचायत का जो प्रधान होता है उसको करमाली जनजाति लोग मालिक बोलते हैं, जो कि एक वंशानुगत है।
और मालिक जो होता है वो गांव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जैसे विवाह, गोत्र, यौन अपराध आदि बहुत सारे और भी मामले, इसका निष्पादन या इसका हल जो है वो मालिक द्वारा किया जाता है। अब जब छोटे स्तर पर यदि जातीय पंचायत के स्तर पर यदि कोई मामला नहीं सुलझा है तो उसके ऊपर स्तर पे जाएंगे, जो परगना स्तर है। जो परगना स्तर के पंचायत होते हैं उसे सत गवैया कहा जाता है, और जिसका प्रमुख कार्य होता है अंतर ग्रामीण जो भी विवाद है उसका निपटारा करना। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो 20 से 22 गांव होगा और उनकी जो एक पंचायत होगी जिसे हम बाईसी कहते हैं। और करमाली जनजाति में भी शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह के दंड दिए जाते हैं। करमाली जनजाति में गोड़ाइत द्वारा जो भी पंचायत की जो भी बैठक है, मीटिंग जो भी होने वाली है, उसकी सूचना गांव वालों तक पहुंचाया जाता है गोड़ाइत के द्वारा। फिर अगला जनजाति है परहिया। इसमें गांव पंचायत का जो मुखिया होता है उसको महतो कहते हैं, और महतो की सहायता के लिए जो लोग हैं उसको कहतो या खतो कहते हैं। महतो द्वारा प्रथागत नियमों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। जो पहले से एक नियम इनका बना हुआ है, कोई भी ऐसा मामला रहेगा तो उसमें किस तरह से विचार करेंगे, वो जो नियम बना हुआ है उसी के आधार पर महतो जो है निर्णय लेते हैं कोई भी विवाद पे। और प्रत्येक गांव में एक जाति पंचायत होती है जिसे कि भैयारी या जाति गोट कहा जाता है। 8 से 10 गांवों को मिलाकर इसमें एक अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, तो जिसको कारा भैयारी कहते हैं। 8 से 10 गांवों को मिला के जो पंचायत है वो कारा भैयारी, और ये एक या अधिक गांवों के विवादों का निपटारा करता है। जो गांव के धार्मिक क्रियाकलाप है उसका भी संपादन कौन करवाता है, तो महतो के द्वारा ही किया जाता है। गांव के कल्याण के लिए जो पूजा पाठ है वो बैगा के द्वारा किया जाता है। फिर अगला जनजाति है कोरवा या कोरवा। ये अपनी जातीय पंचायत, इसमें भी अपनी खुद की एक जाति का जातीय पंचायत पाया जाता है, जिसके माध्यम से शादी विवाह, यौन अपराध, जमीन जायदाद, संपत्ति का बंटवारा, तलाक, डाइन बिसाही आदि से संबंधित जितने भी मामले हैं उसका निपटारा किया जाता है जातीय पंचायत में। और जातीय पंचायत यानी ग्राम पंचायत का जो भी प्रधान है उसको मुखिया कहते हैं ये लोग। और अंतर ग्रामीण जो भी विवाद है उसका निपटारा के लिए बड़ा मुखिया नाम का एक पद होता है जो कि अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करते हैं। और इस जनजाति में जो भी गवाह है उसको शपथ दिलाने की भी प्रथा है, ताकि आरोप जो भी लगे हैं वो सत्य है या नहीं उसकी जांच की जा सके। जैसे कि आजकल होता है कि गीता में हाथ रखकर कसम खवाया जाता है कि कोई आरोप किसी के खिलाफ यदि कोई विटनेस बना है, गवाही दे रहा है, तो वो बोलने से पहले उसे गीता पे हाथ रखने के लिए बोला जाता है। तो उसी तरह से कोरवा जनजाति के लोगों में भी क्या होता था कि गवाहों को शपथ दिलाकर आरोपों की सत्यता का पता लगाया जाता है। जाति से बाहर यदि विवाह करना है तो करने पर व्यक्ति को इसमें बिटलाहा की ही भांति समाज से निष्कासित किया जा सकता है। तो इनके कोरवा या कोरवा जनजाति में भी बिटलाहा की सजा है, और समाज से निष्कासित व्यक्ति यदि भोज और भात के द्वारा पुनः अपने समाज में आ सकता है तो इस प्रथा को भात भीतर कहा जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को अपने अलग जाति से विवाह करने की वजह से अपने समाज से निष्कासित किया गया है तो वो भात भीतर वाली प्रथा यानी भोज भात देकर समाज को फिर से अपने समाज में वो वापस आ सकता है, और इस प्रथा को बोलते हैं भात भीतर। अगला जनजाति है असुर जनजाति, और असुर पंचायत की जो प्रमुख अधिकारी है वो है महतो, बैगा, पुजार और गोड़ाइत। और इस असुर पंचायत में क्या होता है कि गांव के जो सभी वयस्क पुरुष जो है वही भाग लेते हैं। और गांव जो है 5 गांव के यदि वरिष्ठ नागरिक मिलकर एक पंच का भी निर्माण करते हैं, और जितने भी गांव में जितने भी विवाद है उसका निपटारा पंच के द्वारा किया जाता है इस जनजाति में। और पंच द्वारा शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह के दंड भी दिए जाते हैं। अगला जनजाति है बिरहोर जनजाति, और बिरहोर जनजाति के लोग क्या करते हैं, शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं, और जो भी शिकार समूह में है उनको टंडा कहा जाता है। और जो बिरहरों का सबसे ऊपर का संगठन है, सर्वोच्च संगठन, वो टंडा ही होता है। और इसका जो मुखिया है उसको बोलते हैं नाई। नाई का जो साथ देता है, सहयोगी जो होता है, वो दिगु आर होता है या फिर कोतवार। फिर गांव के जो भी विवाद है उसको सुलझाने के लिए टंडा और नाई के साथ परिवार के जितने भी लोग हैं सभी परिवार के मुखिया की सभा होती है।
और जिसमें विवादों का निपटारा किया जाता है। तो जितने भी परिवार हैं उनके जो भी मुखिया है वो रहेंगे, और टंडा और नाई उसके साथ साथ परिवार की मुखिया, तीनों का, इन लोगों का 3 से ज़्यादा भी लोग होंगे तो उन लोगों का क्या होगा, एक सभा होगा जिसमें जो भी विवाद है इनका उसका निपटारा किया जाता है। फिर अगला जनजाति है बिरजिया। इसमें जातीय पंचायत की व्यवस्था है और जिसका जो मुखिया होगा कोई गणमान्य व्यक्ति होगा जो कि बहुत ही गुण वाला, आपका जो कि जिनको सब मानते होंगे वैसा कोई व्यक्ति होगा। और जातीय पंचायत द्वारा ही सभी प्रकार के मामले जो है वो उसका निपटारा किया जाता है। और इसमें जो लोग शामिल होते हैं जातीय पंचायत में बैगा, बेसरा, धावक और गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या तो सम्मानित लोग जिसे लोग मानते हैं वो सारे लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला जनजाति सबर जनजाति। इनका भी खुद का जातीय पंचायत होता है जिसका जो प्रमुख है उसको प्रधान कहते हैं। और प्रधान की सहायता कौन करता है, गोड़ाइत करता है, जो कि प्रधान ने सभी आदेश और जो भी संदेश देते हैं उसको गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम गोड़ाइत करता है। जातीय पंचायत द्वारा ही गांव के जितने भी विवाद होते हैं उसका निपटारा किया जाता है। और इनके भी पद कैसे होते हैं, वंशानुगत होते हैं। अगला जनजाति है खोंड जनजाति। और इसमें गांव के मुखिया को गोटिया कहा जाता है और इसमें गांव के सभी विवादों का समाधान करता है। ये जो गोटिया है, जो गांव का मुखिया है, ये गांव से रिलेटेड जो भी विवाद है गांव के लोगों के, उन सब का सबका समाधान करता है। और वर्तमान समय में जो है ये गोटिया पद जो है नहीं है। अभी वर्तमान में इस जनजाति में सर्वसम्मति से सरपंच का, सबकी सम्मति से, गांव वालों की सबकी आपकी सम्मति से ही क्या करते हैं, एक सरपंच का चयन किया जाता है जो कि ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। पहले गोटिया पोस्ट था, पद था, लेकिन अभी नहीं है, अभी सरपंच है। अगला है बथुड़ी जनजाति। ये परंपरागत पंचायत व्यवस्था है। इसमें जो भी प्रधान होगा इसका वो दोहर कहलाता है और ये वंशानुगत होता है। ये धार्मिक क्रियाकलाप भी करते हैं और ये सभी विवादों का निराकरण पंचायत द्वारा ही किया जाता है। बथुड़ी जनजाति में जो अंतर्ग्रामीण पंचायत है उसका जो मुखिया है उसको प्रधान बोलते हैं। और ऐसे नॉर्मल जो परंपरागत पंचायत व्यवस्था है उसका प्रधान दोहर कहलाता है, लेकिन अंतर्ग्रामीण एक से ज़्यादा गांव जब आ गया उसमें जो पंचायत बना उसका मुखिया क्या होगा, प्रधान। और सगोत्र विवाह को गंभीर अपराध माना जाता है। इसमें भी सेम गोत्र वाले का विवाह को अपराध माना जाता है। फिर है किसान जनजाति। ये एक जातीय पंचायत की व्यवस्था है और जो कि गांव के विवादों को निपटाने का कार्य करती है। कई गांवों को यदि मिला लिया जाए तो परगना पंचायत हो जाता है और जो कि अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। पंचायत की जो प्रमुख है वो प्रमुख अधिकारी क्या क्या है किसान जनजाति में, तो महतो, कोतवार और सरदार ये प्रमुख है। और पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को जो भी बंदा है या इंसान है, गांव का कोई भी बंदा है जो कि चाहता है कि पंचायत की बैठक हो, तो उनका मुद्दा है, जिनका भी मुद्दा है, तो वही लोग क्या करेंगे, पंचायत को चलाने में जो भी खर्चे लगेंगे, जो लोग आएंगे उनके खाने पीने का बंदोबस्त, इस तरह से पंचायत के संचालन का सारा खर्च जो है उन्हीं को करना पड़ता है। फिर आते हैं बंजारा जनजाति। इनमें भी कोई अपना व्यवस्थित अपना शासन चलाने की कोई प्रणाली नहीं है, तो कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं पाई जाती है। इनके जो गांव हैं, गांव के लोगों में जो भी समस्या है उसके निवारण के लिए एक सब मिलकर एक परिषद का गठन किए हैं, जिसमें किसी को प्रमुख रख दिए हैं सबकी मर्जी से। तो एक सामुदायिक परिषद का गठन करते हैं और जिसका प्रमुख जो होता है उसको नायक बोलते हैं और नायक का चुनाव जो है वो बंजारा जनजाति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। फिर है बिंझिया जनजाति। इसमें जातीय पंचायत होती है जिसके प्रधान जो है मादी या गद्दी होते हैं और जो भी जातीय मामला है उसका निराकरण जातीय पंचायत में किया जाता है। और प्रत्येक घर के जो प्रतिनिधि है, हर घर में एक एक लीडर होगा, तो प्रतिनिधि सदस्य मिलकर सब घर के एक एक लीडर होगा और सारे लीडर जो है मिलकर एक उनमें से ही एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। तो जितने भी घर के प्रतिनिधि है वो सब मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं और जिसका जो प्रमुख होगा उन लोगों में से किसी एक को प्रमुख बनाया जाएगा, जिसको करटाहा कहते हैं। करटाहा क्या करता था, सभी प्रकार के विवादों का निराकरण करता है और इसका फैसला जो है, करटाहा का फैसला ही अंतिम और सभी
सभी को मानना भी पड़ता है। विंध्या जनजाति में क्या होता है, गो मांस का भक्षण वर्जित है, तो गाय का मांस खाना इनमें वर्जित है विंध्या जनजाति में। और जो ये ऐसा करेंगे उन्हें समाज से ही बाहर निकाल दिया जाता है, बहिष्कृत करने का भी प्रावधान है। और कुछ अपराधों के मामला, यदि कुछ ऐसा अपराध है जिसमें क्या करते हैं, गांव जो भी दोषी है उसको सामूहिक भोज देना पड़ता है, समाज से बहिष्कृत लोगों को फिर से समाज में शामिल कर लिया जाता है, वो भोज दे के अब फिर से शामिल हो सकता है। फिर गोंड जनजाति, इसमें जातीय पंचायत है जिसका मुखिया जो है वो बैगा होता है और जिसको सयाना कहा जाता है, जिसका मुखिया बैगा होता है और जिसे कि सयाना कहा जाता है। ये गांव के जितने भी विवाद है उसका निपटारा जो है वो जातीय पंचायत में ही होता है, जिसमें सबकी सम्मति से निर्णय लिए जाते हैं और पंचायत द्वारा जो भी फैसला सुना दिया है उसकी अवहेलना यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। और क्षमा मांगने और जाति भोज देने से यदि कोई व्यक्ति किसी दोषी है और वो किसी से मीन्स जातीय पंचायत से क्षमा मांग लेता है और जाति भोज भी दे देता है, तो उसे समाज से जो निकाला गया था वो फिर से अपने समाज में वापस आ सकता है, शामिल हो सकता है। फिर है चेरो जनजाति, इसमें स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान है जिसकी अपनी पंचायत होती है और इसी पंचायत में गांव के विभिन्न विवादों का समाधान किया जाता है। और चेरो जनजाति में क्या होता है, गांव, अंचल और जिला स्तर पर पंचायत की व्यवस्था जो है वो 3 स्तर पर रहती है, जिसमें कि गांव और अंचल स्तर के जो पंचायत है उसका प्रधान को मुखिया बोलते हैं और जो जिला स्तर का पंचायत होता है उसका प्रधान को सभापति बोलते हैं। और पंचायत के निर्णय का उल्लंघन करने और दोषी को जाति व समाज से बहिष्कृत करने का भी प्रावधान है। कोई पंचायत का निर्णय का यदि उल्लंघन करता है, ऐसे में कोई दोषी है तो उसको उसके जाति से और उसके समाज से जो है वो निकालने का भी प्रावधान है, बहिष्कृत करने का भी प्रावधान है। फिर अगला जनजाति है चीक बढ़ाइक, इसमें कोई व्यवस्थित स्वशासन की प्रणाली नहीं है और कई गांव मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत का ये लोग गठन करते हैं, जिसका प्रमुख जो है उसको राजा बोलते हैं और राजा की सहायता के लिए बहुत लोग होते हैं, जिसमें से दीवान और पानरे जो है वो मुख्य है। इसके अलावा और भी है, इसलिए लिखा हुआ है दीवान, पानरे आदि द्वारा की जाती है। आदि में और भी बहुत लोग होंगे। चीक बढ़ाइक, इसमें जो पद है ना वो वंशानुगत होता है और सभी विवादों का निपटारा अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा जो भी पहले से नियम बना हुआ उसी आधार पर किया जाता है, तो प्रथागत नियमों के आधार पर किया जाता है। फिर आता है बेदिया जनजाति, ये व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली है, पाया जाता है। इसमें जो निर्मित गांव स्तर पर जो निर्मित पंचायत है उसका मुखिया प्रधान कहलाता है, जिसे महतो भी कहा जाता है। और गांव के स्तर पर सभी मामलों का निपटारा जो है ये पंचायत का जो मुखिया प्रधान है उसी के द्वारा किया जाता है और प्रधान का सहायता करता है गणोत। फिर यदि हम लोग एक से ज़्यादा गांव को मिला दें तो उसमें अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन होगा, जिसका मुखिया होगा सरकार। संपूर्ण समाज के स्तर पर अवस्थित पंचायत के प्रमुख जो भी रहेंगे, पूरा का पूरा समाज, यदि बेदिया समाज को ले लिए उसके यानी पूरे संपूर्ण समाज के स्तर पर यदि जो एक पंचायत अवस्थित होगा उसका जो प्रमुख होगा उसको परगणित बोलते हैं और इस व्यवस्था में जितने भी पद हैं वो सब वंशानुगत हैं। फिर है कोरा जनजाति। कोरा जनजाति की अपनी परंपरागत ग्राम पंचायत होती है, जिसका मुखिया जो है वो महतो होता है और महतो की सहायता 2 लोग करते हैं, प्रमाणिक और जोग मांझी। और इसमें जो भी रीति रिवाज प्रचलित है उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है, जो भी मामले है उस पर। फिर अगला है गोड़ाइत जनजाति, इसमें विभिन्न मामलों का निपटारा जो है जातीय पंचायत के द्वारा किया जाता है। इसमें पिता की जो संपत्ति है वो पुत्रों में बराबर बराबर बांट दी जाती है और पुत्री को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तलाक और विधवा विवाह के मामले जो है वो जातीय पंचायत के पास सुनवाई के लिए जाते हैं। तलाक और विधवा विवाह का जो भी मामला है वो जातीय पंचायत जाता है वो मामला। फिर आते हैं कंवर जनजाति, इसमें जातीय पंचायत की व्यवस्था है, इसका मुखिया जो है वो सयाना कहलाता है और इस जातीय पंचायत के अतिरिक्त इनकी ग्राम पंचायत भी होती है और ग्राम पंचायत का जो मुखिया है उसको पटेल या प्रधान बोलते हैं। और एक से ज़्यादा गाँवों को मिलाकर अंचल स्तरीय पंचायत का भी गठन होता है, जो कि अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है।
जब कई अंचलों को आपस में मिलाकर एक से ज़्यादा अंचल को जब आपस में मिला देंगे तो एक और पंचायत का गठन होता है, जिसको केंद्रीय पंचायत बोलते हैं, जो कि संपूर्ण क्षेत्र से रिलेटेड जो भी विवाद है उसका निपटारा करते हैं, उसका निवारण करते हैं। फिर आते हैं कोल जनजाति पे। ये परंपरागत पंचायत की व्यवस्था है जिसकी मुखिया जो है मांझी कहलाता है और ये गांव के सभी मामलों का निपटारा करते हैं और पंचायत का फैसला सभी को मान्य होता है। फिर है खरवार जनजाति। इसमें जातीय पंचायत की व्यवस्था होती है और जिसका प्रमुख जो है वो मुखिया कहलाता है और सभी मामले जातीय पंचायत द्वारा ही सुलझाए जाते हैं, जो भी गांव के मामले हैं। और 2 या 2 से अधिक यदि गांव का कोई विवाद है तो वो अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा किया जाता है, जिसके लिए यदि 4 गांव की पंचायत है तो उसको चट्टी कहा जाता है, 5 गांव की पंचायत को पचोरा और 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहा जाता है। 4, 5 और 7। किसी व्यक्ति द्वारा यदि पंचायतों का निर्णय यदि नहीं मान रहे तो उन्हें गांव से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। फिर आता है बैगा जनजाति में। तो ये भी एक जातीय पंचायत की व्यवस्था इसमें भी थी, इसमें भी अभी भी है, जिसका प्रमुख जो है वो मुकद्दम कहलाता है और ये पद वंशानुगत है और मुकद्दम की सहायता के लिए 2 लोग को चुना जाता है ग्रामीणों के द्वारा। 2 पद हैं, वो है सयाना और सिख। पंचायत के फैसलों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य जो है उसके लिए एक व्यक्ति को रखा जाता है जिसको संदेश वाहक बोला जा रहा है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे चारीदार कहा जाता है। तो जो भी पंचायत का फैसला रहता है वो गांव वालों तक चारीदार के द्वारा पहुंचाया जाता है, जो कि एक संदेश वाहक है। अगला है आपका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है डाडा पहड़ा। डाडा पहड़ा क्या है? तो डाडा पहड़ा जो है ये तो हम लोग इस थ्योरी में कहीं नहीं पढ़े थे, तो चलिए इसको यहीं पे समझ लेते हैं। ये कई गांवों को मिलाकर बनाया हुआ एक संगठन है। तो इस तरह से एक से ज़्यादा गांव को मिला के जो एक संगठन बना है वही है डाडा पहड़ा और इसमें पहड़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जे दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, पहड़ा के जो प्रत्येक गांव है, जो गांव इसमें जुड़ा हुआ है उसको सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जे दिए जाते हैं। पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य, पहचान चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। अनुरूप सदस्यों को जो भी अधिकार है, कर्तव्य है और पहचान चिन्ह ये सब प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से डाडा पहड़ा जो है इनमें से ये तीनों ऑप्शन है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, पहड़ा पंच का आयोजन कब किया जाता है? तो पहड़ा पंच का आयोजन जो है वो अश्विन यानी आसीन जो पूर्णिमा के दिन होता है, अश्विन पूर्णिमा के दिन पढ़ा जो पंच है उसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? तो संगठित शासन व्यवस्था तो हो की भी है, उराव की भी है, संथाल की भी है। तो लोहार की जो है वो अन्य जनजाति में अभी हम लोग डिस्कस किए, तो इनकी जो शासन व्यवस्था वो संगठित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, भूमिज जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें क्या होता है कि समान गोत्र में विवाह नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा हुआ है कि सगोत्री विवाह को मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका आंसर होगा। तो उसका